नमस्कार दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे एयर फाइबर में अधिकतर जो प्रश्न आते हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं, उन्हीं का मैंने कुछ प्रश्न जो अधिकतर आते हैं उन पर ये वीडियो बनाया है, जिसमें कुछ प्रश्न जो अधिकतर आते रहे उन पर ही ये वीडियो है। तो जिससे आपके काफ़ी सारे प्रश्नों का निदान मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और अब हम शुरू करते हैं एक करके एक आपके प्रश्न। तो जिसमें पहला प्रश्न है, जो कई भाइयों के कमेंट आए थे कि जो डिवाइस में जो बैंडविड्थ दिखाता है, क्या उतनी ही स्पीड आती है? तो दोस्तों, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब हम अपने लिंक के स्टेटस को चेक करते हैं, तो वहाँ पर स्टेटस मान लीजिए कि 60 एमबीपीएस का लिंक आपके दिखा रहा है, ठीक है, डैशबोर्ड पर। तो क्या वो 60 एमबी डेटा ट्रैवल करा सकता है? तो यह हकीकत नहीं है, क्योंकि डिवाइस ये एक एवरेज दिखाती है। अगर आपको रियल टाइम में टेस्ट करना है कि हमारा डेटा यहाँ से कितना गुज़रेगा, तो उसके लिए आप दोनों डिवाइस के बीच का, अगर आपको कितना डेटा एक्सेस हो रहा है, उसके लिए आपको इन दोनों के बीच का स्पीड टेस्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्पीड टेस्ट वो वाली स्पीड टेस्ट नहीं है जो आप fast.com स्पीड टेस्ट डॉट नेट से करते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको पहले डिवाइस पहले डिवाइस में आपको पहले डिवाइस में आपको यहाँ पर आईपी डालनी पड़ेगी, इसके बाद इसमें आईपी डालनी पड़ेगी, और इन दोनों के बीच में इसी डिवाइस में ही ऑप्शन आता है, आप अगर बिन बॉक्स खोलेंगे, वहाँ पर आता है स्पीड टेस्ट का। जब आप स्पीड टेस्ट वहाँ पर डालेंगे, तो उस स्पीड टेस्ट में इस दूसरे एंड की आईपी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप इधर से कर रहे हैं, तो इस एंड की आईपी आपको डालना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे, इसके बाद ये जो रिज़ल्ट देगा वो आपकी एक्चुअल बैंडविड्थ होगा कि आपका ये जो लिंक है, ये लिंक आपका कितना अ, एमबीपीएस का डेटा थ्रूपुट करा पाएगा। तो ये ऐसे ही चेक होता है। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको ये चेक करना है कि मैक्सिमम इसमें कितना स्पीड उतर सकता है, तो आप ओरिजिनल इन डिवाइस से स्पीड टेस्ट आपको करना होगा। अगर आप यूबीएनटी की डिवाइस प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ भी सेटिंग में जाएँगे अगर डिवाइस की, तो वहाँ पर स्पीड टेस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो वहाँ पर भी आप ऐसे स्पीड टेस्ट कर पाएँगे। उसमें क्या होता है कि ये डिवाइस जो होती है, वो एक पैकेट आपको इस डिवाइस पर भेजती है, और उसके हिसाब से ये अनुमान लगाती है कि ये डिवाइस ओरिजिनल एक्चुअली में कितनी एमबीपीएस का डेटा थ्रूपुट इसमें आएगा। तो जो डैशबोर्ड में दिखाता है, उसके भरोसे आप कभी भी ना रहें, ठीक है? वो एक अनुमानित होता है। तो आप ऐसे ही स्पीड टेस्ट करके क्लियर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सीसीक्यू स्टेटस में तो ज़्यादा दिखाता है शुरुआत में। आप देखेंगे तो स्टेटस में ये काफ़ी सारा दिखाएगा कि आपका 80 है, 100 है, ठीक है। लेकिन जब डेटा गुज़रता है, यानी कि जब इसमें आप डेटा फ्लो करने लगता है, उस समय सीसीक्यू डाउन हो जाता है, आपका 55 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और बहुत सारे हम भाइयों को समझ में नहीं आता है कि इसका क्या किया जाए, ये क्यों हो रहा है? हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये डिवाइस की समस्या है, लेकिन डिवाइस की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपको तभी समझ अगर आपका सीसीक्यू 90 या 100 है, तो उस समय तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका सीसीक्यू 80 या 90 से बहुत नीचे है, तब जाके ये समस्या ज़रूर आएगी कि जैसे ही आप उसमें डेटा फ्लो होगा, उस समय आपका सीसीक्यू डाउन होके 50-55 या और कम में आ जाएगा। और जैसे ही सीसीक्यू डाउन होगा, उसी समय आपका जो डेटा का स्पीड है, वो भी आपकी डेटा का स्पीड कम हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि आपने एंटीना जो है आपने सही से अलाइन नहीं किया हुआ है। हाँ दोस्तों, इसका सबसे मेन कारण एंटीना आपने सही से अलाइन नहीं किया है, या फिर आपके क्लाइंट एंड और आपके स्टेशन के बीच में कोई ना कोई अवरोध आ रहा है। और ये अवरोध अधिकतर जो डाउन होने का ये प्रॉब्लम आती है, अधिकतर पेड़ों की वजह से होता है। यानी कि आपके पेड़ सामने पड़ रहे हैं, जिनसे सिग्नल एकदम ऊपरी सतह से, पत्तियों के पेड़ों की ऊपरी सतह से जा रहा है, लेकिन डेटा गुजरने के समय, क्योंकि पेड़ हिलते हैं, तो उस समय डेटा का फ्लो एकदम खत्म हो जाता है। हालाँकि अगर आप डेटा नहीं गुजारेंगे, लिंक चेक करेंगे, उस समय आपका सीसी बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए आप उसकी ऊँचाई आपको बढ़ाना होगा आपके क्लाइंट एंड की, क्योंकि अधिकतर जो स्टेशन सॉरी
एक्सेस पॉइंट का जो एंड है यानी आपका जो सेक्टर एंटीना है, वो हमेशा टावर में बहुत ऊँचे में बाँधा होता है, तो इसलिए वहाँ पर तो नहीं समस्या होती। तो आपको अपने क्लाइंट एंड में या तो छत के एक एंगल से दूसरे एंगल पर लगाइए आप डिवाइस को, जिससे अगर वो पेड़ सामने पड़ रहा है तो हट जाए। और या फिर क्या कहते हैं, आप सिंपल सा एक प्रोसेस ये है कि आप उसकी ऊँचाई बढ़ा दें। ठीक है? कई बार जो यूकेलिप्टस के या पीपल के पेड़ होते हैं, अगर वो सामने पड़ते हैं तो वो ये प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा आप उस कंडीशन में फेस करेंगे। हालाँकि और तमाम पेड़ हैं, तो उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों? अब अगले क्वेश्चन की बात करें, तो एक चीज़ और आती है जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि कैसे पता करें कि कौन-सी डिवाइस ब्रिज मोड और कौन-सी डिवाइस एपी ब्रिज को सपोर्ट करेगी? जब आप माइक्रोटेक की कोई डिवाइस लेते हैं, वहाँ पर जब आप वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है कि जब मोड आप सेलेक्ट करते हो, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो वहाँ पर आप कभी एसक्यूलाइट यूज़ करते हैं, कभी डिस्क यूज़, कभी एलएचजी, कभी सेक्टर। तो आप कैसे क्लियर करेंगे कि ये एपी मोड में वर्क करेगी कि नहीं करेगी? तो उसका सिंपल सा दोस्तों एक फ़ॉर्मूला है कि जितनी मल्टी पॉइंट डिवाइस होती हैं, जितनी भी मल्टी पॉइंट डिवाइस होती हैं, वो सभी एपी ब्रिज मोड को सपोर्ट करती हैं। ठीक है? यानी कि एक्सेस पॉइंट ब्रिज मोड को सपोर्ट करती हैं, तभी ये आपस में बहुत सारी डिवाइसों कनेक्ट कर पाती हैं। यानी अगर आपके पास एक सेक्टर तो उसमें 15, 20, 25 काफ़ी सारी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। इनमें अगर बात करें मल्टी पॉइंट डिवाइस की, तो उनमें से आपका एमेंट सीरीज की 15 सोनाइस एसक्यूआरटी है, बेस बॉक्स, नेट मेटल, रैकेट ग्रुप, जो आपको ओमनी डायरेक्शनल एंटीना एनमेल कनेक्टर में आता है, एसए5 एसी भी आपकी आती है ओमनीटिक। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये बहुत मुख्यतः डिवाइस हैं जो आपको एपी ब्रिज मोड को सपोर्ट करती हैं। तो अगर आपको ये है कि हमें इस एक डिवाइस से बहुत सारी डिवाइस को एपी ब्रिज मोड में लगाना है, कनेक्ट करना है, तो आप मल्टी पॉइंट डिवाइस का इस्तेमाल करें। साथ ही अधिकतर जो क्लाइंट डिवाइस होती हैं, यानी जिनमें आती है एसक्यूलाइट, एसएक्सटी डिस्क, एलएचजी और तमाम है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा चलन में है। तो ये अधिकतर सब सिर्फ़ ब्रिज मोड को सपोर्ट करती हैं, इसीलिए इनसे आप सिर्फ़ एक डिवाइस ही कनेक्ट कर पाएँगे, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी ही इनके इस्तेमाल से कर पाएँगे। अगर आप इन डिवाइसों को आपस में या सेम डिवाइस को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो आपको हमेशा जो एक साइड आपको ब्रिज मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे साइड स्टेशन ब्रिज आपको करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों? अगर आप इसको ज़बरदस्ती एपी ब्रिज मोड में ले जाएँगे, तो ये कहेगा लाइसेंस अपग्रेड करने के लिए। अगर आपको लाइसेंस अपग्रेड करना है, तो लाइसेंस अपग्रेड करके इन डिवाइसों को भी मल्टी पॉइंट बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए माइक्रोटेक आपसे लाइसेंस अपग्रेड करने का चार्ज लेती है, और उसके बाद आप इन डिवाइसों को भी आप आसानी से मल्टी पॉइंट डिवाइस बना सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। एक प्रश्न और आता है कि किस टाइप की डिवाइस में कौन-सी केबल का प्रयोग करें? तो दोस्तों, अगर आपके पास एसी डिवाइस है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास एसी डिवाइस है तो वहाँ पर आप हमेशा कैट 6 या उससे जो ऊपर की केबल आती है, कैट 7 या कैट 6 कैट 6 शील्डेड, उन्हीं का इस्तेमाल कर तभी आप गीगाबिट में डेटा को ट्रांसफर कर पाएँगे। लेकिन अगर आप नॉन एसी डिवाइस प्रयोग कर रहे हैं, यानी 100 एमबी वाली अगर डिवाइस आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कैट 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कैट 5 से ऊपर के किसी वर्ज़न को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी एसी डिवाइस में कैट 5 केबल का इस्तेमाल ना करिएगा, नहीं तो आपको स्पीड नहीं मिलेगी, आपको एसी डिवाइस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं, किस डिवाइस में कौन-सी पीओई का प्रयोग करें? ठीक है? पीओई अगर आप लेते जाते हैं मार्केट में, तो या आपके पास कोई पुरानी डिवाइस पड़ी है, तो उस समय कंडीशन क्या होती है कि आप समझ नहीं पाते कि कौन-सी डिवाइस पीओई का प्रयोग करें। तो पीओई का अगर आप एसी डिवाइस प्रयोग कर रहे हैं, तो हमेशा गीगाबिट पीओई का इस्तेमाल करें। ठीक है? गीगाबिट पीओई ही आपको गीगाबिट में डेटा ट्रांसफ़र कराने देगी, और अगर आप नॉन एसी डिवाइस प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई भी 100 एमबी की पीओई का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन पर चलें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लिंक तो बना है लेकिन डाटा फिर भी नहीं एक्सेस हो रहा। तो आप सबसे मैं कहूँगा कि
अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि हमें बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, आपके लिए टॉपिक लाने में, आपकी समस्याओं का निदान करने में, ठीक है? तो अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं प्रश्न। तो अधिकतर लोगों को खासकर जो नए आईएसपी हैं या नए जो वायरलेस या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, उनमें एक समस्या ये आती है कि वो कहते हैं कि हमने लिंक तो बना लिया है, दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन डेटा नहीं एक्सेस हो पा रहा। तो इसके कई सारे आपके उत्तर हैं, हम उन पर बारी-बारी से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक तो मल्टी पॉइंट डिवाइस का, एक पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस का। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टी पॉइंट डिवाइस में। तो अगर मल्टी पॉइंट डिवाइस आपके सेक्टर में लगी एंटीने में लगी है, ठीक है? वहाँ से आप दूसरे साइड के क्लाइंट एंड में आपको डेटा एक्सेस नहीं हो रहा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके जो सेक्टर से बाकी अन्य कस्टमर या क्लाइंट कनेक्ट हैं, उनमें डेटा एक्सेस हो रहा है कि नहीं? अगर उनमें डेटा एक्सेस हो रहा है, तो 100% समस्या आपके क्लाइंट एंड डिवाइस जो नई लगा रहे हैं, इसमें है। लेकिन अगर आपको ये समस्या आती है कि नहीं, ये सेक्टर से किसी भी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको सेक्टर जहाँ पर आपका लगा वहाँ पर आपको पीओई केबल और अपलिंक पोर्ट चेक करना पड़ेगा। हो सकता है अपलिंक से ही डेटा ना आ रहा हो, यानी कि इंटरनेट नहीं आ रहा हो, तो आपको इंटरनेट कैसे मिलेगा? दूसरी चीज़, अगर आपका अपलिंक पोर्ट ओके है, तो आपको सेक्टर में पोर्ट ब्रिजिंग को ऑन करना पड़ेगा। यानी कि होता क्या है कि आपने ब्रिज में लैन पोर्ट और वैन पोर्ट को ब्रिज नहीं किया होगा अगर, तो तब भी डेटा एक्सेस नहीं होगा। तो ठीक है, तो अगर ये ऐसी समस्या है तो आप सेक्टर को कॉन्फ़िगरेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों? अगर आप पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय अगर समस्या आती है, क्योंकि मान लीजिए कि आप आईएसपी नहीं हैं, आप आप अपने घर से दुकान को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उस समय क्या होगा कि आप 2 पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस ले लिए, अब उनको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चूँकि आप नए भी हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका दोनों साइड का लिंक ओके बन चुका है, ठीक है? तो सबसे पहले तो दोनों साइड के, ठीक है? दोनों साइड के आपको लाइन और वायरलेस लाइन, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। आप ब्रिज में जाएँगे, वहाँ पर पोर्ट में जाएँगे, तो वहाँ पर लाइन पोर्ट और ब्रिज पोर्ट, सॉरी, वाइन वायरलेस लाइन पोर्ट, दोनों को आपको ब्रिज 1 या ब्रिज 2 यानी ब्रिज आपको बना के रखना है, तभी दोनों आपस में बाइंड हो पाएँगे और आपको अ डेटा एक्सेस हो पाएगा। तो पहली चीज़, दोनों में आपको ये करना ही करना है, दोनों पोर्ट को आपको बाइंड करना है ब्रिज मोड में। दूसरी चीज़, अगर आप यूबीएनटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपको ब्रिज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूबीएनटी में बाय डिफ़ॉल्ट दोनों डिवाइस से ब्रिज मोड, दोनों पोर्ट ब्रिज मोड में हो जाते हैं। अब अगर आपने वहाँ पर लाइन और वायरलेस लाइन दोनों को ब्रिज मोड में किया है, तब आपको दोनों डिवाइस का आपको पीओई, इसके बाद केबल, कनेक्टर और अपलिंक पोर्ट आपको चेक करना है। ठीक है दोस्तों? तो ये समस्या अगर है तभी आपका डेटा एक्सेस नहीं होगा, और अगर आपके ओके तो आपका डेटा एक्सेस होगा। तो आ गया दोस्तों समझ में? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये है कि अगर आप हम छोटा प्लान देते हैं, यानी कि कोई 5 एमबी, 6 एमबी, 8 एमबी का प्लान देते हैं, तो वहाँ पर तो आपका लिंक से बढ़िया स्पीड वो प्लान मिलता है। लेकिन अगर आपने उसी लिंक पर कस्टमर को बड़ा प्लान दे दिया, यानी कि आपने 20 एमबी, 30 एमबी, 50 एमबी का दे दिया, तो वहाँ पर स्पीड 10-12 एमबीपीएस से ज़्यादा नहीं आती। आप चाहे जितना कोशिश कर लें, वो आपकी नहीं आएगी, जबकि आपका लिंक भी प्रॉपर बना हुआ होता है। ये भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, और ख़ासकर नए अगर आप हैं, तो इसमें ये समस्या आप निदान नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए भी बताता हूँ। तो इसके लिए जो आपका स्पीड इश्यू आता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है, आप अपने अपलिंक पोर्ट से, जो आपका अपलिंक पोर्ट हो, वहाँ से लगाकर डिवाइस, यानी कि ऊपर तक, जहाँ पर आपने इन डिवाइस को ले गए हैं, वहाँ तक आपने
ये देखिए कहीं पर कैट 5 केबल का तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर आप कैट 5 केबल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर 10-12 एमबीपीएस से ज़्यादा स्पीड नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, पहली तो चीज़ ये। तो अगर आपने ये किया हुआ है, कैट 5 केबल का इस्तेमाल किया है या पुरानी केबल है, ठीक है, या आपको नहीं पता कि कैट 5 है, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसकी पीवीसी जैकेट में लिखा हुआ होता है कैट 5 है, तो उसको आप कैट 6 में रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आप 10-12 एमबीपीएस से ज़्यादा की स्पीड दे पाएँगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कि अगर आपने कैट 6 केबल ही लगाई है, आप अगर इस समय लेने जाएँगे तो कैट 6 से पता लगेगा आपको 25-28 रुपए मीटर मिल जाएगी और कैट 5 आपको 10 या 12 रुपए मीटर मिलेगी। तो कई बार दुकानदार ये नहीं बताता, सस्ते के चक्कर में आपको कैट 5 पकड़ा देता है। लेकिन अगर आपको श्योर हैं कि नहीं मैंने कैट 6 केबल लगाई है और कैट 6 ही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कनेक्टर खराब होगा। कनेक्टर में चूँकि 4 जो पिनें होती हैं, 4 डेटा की पिनें होती हैं और 4 आपकी पावर की पिन होती हैं, यानी जो पीओई से जाता है। तो उस समय कंडीशन क्या होती है कि अगर 4 पिन में से कोई एक पिन टूट जाती है, तो आपका जो 1G का लिंक बन रहा है, वो आपका 10G या 100 एम के लिंक पर आ जाएगा। तो उस समय कंडीशन क्या होगी कि आपका नेट चलेगा लेकिन डेटा ज़्यादा आपका हाई डेटा बैंडविड्थ एक्सेस नहीं होगा। इस प्रकार अगर आप अब आगे अ, ये भी आपका सही है, तब आप जाएँ चैनल विड्थ में जाने के बाद आप अगर वहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज़ लगाए हुए हैं, तो उसको 40 से 80 मेगाहर्ट्ज़ कर दें वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन में, तब आपका ये जो स्पीड का इश्यू ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न आपका और है, क्या 6 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस प्रयोग करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि 6 गीगाहर्ट्ज़ नया वायरलेस प्रोटोकॉल आया हुआ है, वायरलेस फ्रीक्वेंसी आई हुई है। तो इसमें क्या है कि अगर आप नए हैं तो आपको लगता है कि अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करूँगा तो ऐसा ना हो मैं पकड़ जाऊँ। तो इसके लिए मैं बता दूँ कि भारत सरकार ने 2 गीगाहर्ट्ज़ यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5.8 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है? एंड 6 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस डिवाइस के प्रयोग करने पर कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ। हो सकता है अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग रूल हो, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो आपका वाई-फाई होता है नॉर्मल, अब 5.8 ये भी वाई-फाई है और 6 ही अभी आया क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी का इतना इंटरफेरेंस होने लगा है, इसलिए 6 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को भी ओपन कर दिया गया है। 6 के बाद भी अभी आती हैं जो फ्री हैं, उनमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनको ये बात हम अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। ये हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे कि बैंड की फ्रीक्वेंसी में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों नमस्कार दोस्तों।